स्टूडेंट्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वीडियो और उस टॉपिक का नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस मतलब हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं, उसमें आयंस बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स के बारे में तो जानना ही पड़ेगा ना हमारे को। हमें क्या चाहिए? ज्यादा कंडक्टेंस चाहिए जिससे कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। तो ये वाला टॉपिक जो मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ, इसके लिए कुछ टर्म्स हैं। उन टर्म्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनको कैसे उल्टा पुल्टा इंटर रिलेट करके अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम टर्म्स के बारे में जानेंगे और उनके कैलकुलेशंस के बारे में, देन हम लोग एक या दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो आज ये वहां से शुरू करूंगी जिससे आप बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस, पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो अपोजिंग फोर्स जो फ्लो ऑफ करंट को रोकती है। तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने इवन 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of the conductor and inversely proportional to area, cross sectional area of the conductor। और इसका यहाँ पे इसके साथ ही रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? रो, दैट इज रेजिस्टिविटी L अपॉन A। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ये है आपका रेजिस्टेंस दैट इज कैलकुलेटेड बाय रो L अपॉन A। जो कंडक्टर, अब हमारे यहाँ पे कंडक्टर तो लिक्विड है, लिक्विड में भी देखेंगे किस तरह से हम उसकी लेंथ देखेंगे, एरिया एक एक करके आएंगे। पहले हम इन टर्म्स को आगे बढ़ा लेते हैं। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज ओम। और सिंबल इसका ये है ओम। नाइस। रेजिस्टेंस के बाद मैंने एक और टर्म की बात की है, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, राइट। इसी को हर एक इन्हीं में हम लोग रीअरेंज कर करके निकालेंगे। तो रेजिस्टिविटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ। यहीं से फिर हम इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। देखो R की यूनिट क्या है? ओम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया होती है मीटर स्क्वायर, या फिर अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बात करें तो मीटर स्क्वायर। चलो मीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर छोड़ो, दोनों बता दूंगी मैं आप लोगों को। रेजिस्टेंस की है ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की क्या होती है? मीटर। एक से ये कट गया तो क्या हो गया? ओम। दिस इज ओम पर मीटर। यस, ये हो गया आपका ओम पर मीटर। किसकी? रेजिस्टिविटी की। आगे आ जाते हैं। अभी हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कर ली। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और इसी तरह से रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को अगर हम लिखें, कंडक्टेंस को G से शो करते हैं, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। उल्टा हो गया, उल्टा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस। अब इसको और कैसे हम टर्म को रिलेट कर सकते हैं? देखो G को हम लोग 1 अपॉन R की जगह अगर लिखना चाहें, R यहाँ आ गया तो G क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू A अपॉन L, और रो आ जाएगा। यहां से हम इसको रिलेट कर रहे हैं ना, उल्टा हो गया, रो यहाँ आ गया। चलो जी, एक हम इस तरह से शो कर सकते हैं G को। कंडक्टेंस कैसे शो करेंगे? कंडक्टेंस इज A अपॉन रो L। अभी फिर से मैं बताती हूं, ये तो हो गया, अगला आ गया हमारे पास, दिस इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका उल्टी होती है? जैसे कंडक्टेंस उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, इसी तरह से कंडक्टिविटी उल्टी होती है रेजिस्टिविटी की। यानी कि दिस इज कापा। ये कापा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। नाइस। अब इस रो के बदले हम लोग कापा अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू कापा A अपॉन L। एक ये हो गया हमारा। ये सारे आप लोग नोट डाउन करते चले जाइए। देखिए जो जो मैंने बताया, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, देन ये तीसरा इक्वेशन है, ये भी आपके काम आएगा, ये भी काम आएगा। एक एक करते चले जाइए।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिवन होगा आपको न्यूमेरिकल में, उससे हम लोगों को रिलेट करना होगा। अब कापा को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, कापा को अगर इधर लेके, कापा कैसे कैलकुलेट होगा, और इसका भी हम लोग यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे। इरेज करते हैं तुम्हें यहां से। इस वाले इक्वेशन से लेके आए तो क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां ध्यान देंगे। ये एल अपॉन ए को एक और चीज से मैं रिप्लेस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। चलो कापा की यूनिट, हाँ जी की यूनिट भी मैंने आप लोगों को नहीं बताई। जी की यूनिट आर की उल्टी, आर क्या है, ओम है। तो इसको हम लोग या तो हम साइमंस, कई सारी यूनिट्स हैं इसकी, या तो साइमंस या इनवर्स ओम या ओ एच एम इनवर्स, या वर्ड को उल्टा कर दो, क्या लिख सकते हैं इसको, महो। ये यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की ये यूनिट हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कापा की निकालते हैं यूनिट, ऐसा यूनिट। इसको चाहे हम इनवर्स ओम ही ले लो, चलो कोई भी उनमें से आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, साइमन भी यूज कर सकते हो। यहाँ एस इज फॉर साइमन। लेंथ की क्या है, मीटर ले लो चाहे सेंटीमीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया इसकी, दैट विल बी साइमन पर मीटर, एक कट जाएगा इसका, है ना। तो जो कापा की ऐसा यूनिट है दैट इज साइमन पर मीटर। यहां पे कंडक्टिविटी को भी हमने डिफाइन कर लिया, हमने रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर लिया, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जब हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यस, ये अलग अलग फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म मैंने इनकी आप लोगों को बता दी। अब कैलकुलेट करेंगे एक और चीज के बारे में। ओके, ये बाकी रह गया था ना हमारा, कापा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। ये एल अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट, और इसको हम किससे शो करते हैं, जी स्टार से शो करते हैं। कैसे, देखो हम लोग यहां बात कर रहे हैं किसकी, एक सेल की, जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। और यहाँ पे मैंने तब भी बताया था ना आपको, मैं लेंथ और एरिया के बारे में भी बताऊंगी। ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे दो, इनका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको हम कहते हैं एल। तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए जो हम सेटअप कर चुके हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के लिए L अपॉन ए इज ऑलवेज कांस्टेंट। होपफुली समझ आ गया, क्योंकि मैं सेल नहीं बदल रही, एक सेल के बारे में बात कर रही हूं। तो इसकी इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने डाल दी वही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही रहेगा, तो उसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो अगर आप लोगों को सेल कांस्टेंट की है तो चलो एक दो रिलेशन और रख लेते हैं यहाँ पे। कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट, या फिर जी की जगह अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है तो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। कहने का ये मतलब है, ये जितने भी रिलेशंस हैं इनको उल्टा पुल्टा करके आप लोग अगर कंडक्टेंस दे रखा है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी है तो आप रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, बहुत सारी चीजें इनसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर इनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे। होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ गई हैं ये सारी चीजें। अब मैं आप लोगों को कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करूंगी। ये सब इरेज कर देती हूं, इसको यहां छोड़ते हैं। ये देखिए, ये है कंडक्टेंस जी, दैट इज गिवन बाय A अपॉन रो एल, राइट। ये है आपका जी। इसके बाद हम बात कर लेंगे मोलर कंडक्टेंस। दोनों को पहले इसको डिफाइन करती हूं, जी कंडक्टेंस क्या है जब हमारे पास, या फिर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, G इज इक्वल टू कापा A अपॉन एल, है ना। इसके साथ आ जाते हैं क्योंकि 1 अपॉन रो इज कापा।
अगर मेरे पास सेल है कोई बना हुआ, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, और ये इसमें इलेक्ट्रोड है और इसमें कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो उस टाइम कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तब G इज इक्वल टू गामा। ठीक है, एरिया इसी को हम कहेंगे, देखो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इनके बीच में, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगी उसकी वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1, लेंथ इज 1, तो क्या हो जाएगा, बीच का जो वॉल्यूम होगी वो होगी आपकी 1 मीटर क्यूब। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और कहीं दूर नहीं, जब इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसके आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी हो रही है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? फिर से बताती हूं, जब एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है एक ऐसे सेल में जिसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का और इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर का, तो उसके बीच में जो वॉल्यूम है वो कितने होगी, 1 मीटर क्यूब की। उस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयंस हैं, उन आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ सेल। अब इसके साथ मोलर कंडक्टेंस देखना जरा, ये आता है कई बार क्वेश्चन कि कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा कि घटेगा। ध्यान देंगे अभी हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो इस एरिया में नंबर ऑफ आयंस कम रह जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई। जहां इतनी सी वॉल्यूम में वो आयंस है वो इतने में फैल जाएंगे, तो इस बीच में आयंस कम हो जाएंगे और उन आयंस के कम होने की वजह से इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो जो कंडक्टेंस है जी जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक और मजेदार नए वाले टर्म पे, जिसको मैं कहती हूं मोलर कंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं, ये लैम्डा, कैपिटल लैम्डा। देखिए आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा होगा, स्मॉल लैम्डा था, अब हम लोग कैपिटल लैम्डा को यूज करते हैं कंडक्टेंस के लिए, और अगर मैं यहाँ m लिख देती हूँ तो दिस इज मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस जो है वो गिवन है कापा अपॉन C से, कंसंट्रेशन पे से। मतलब किसी भी एक सेल में, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया खाली 1 मीटर स्क्वायर हो, नहीं, कितना भी हो सकता है दूरी तक। हम लोग इलेक्ट्रोड कितनी भी दूर ले सकते हैं, उनका डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं वो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस। अब वॉल्यूम के साथ क्या होता है इनका देखते हैं। चलो, अगर मैं मानती हूं, मैं ये लेके चलती हूँ कि x वॉल्यूम हम लोगों ने ली है इसमें, तो कंसंट्रेशन कितने कुछ वॉल्यूम में ले ली है, तो हमारे पास ये हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम। देखो यहां पे फिर वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज होने से, डाइल्यूट करने से हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर कंडक्टेंस जो है वॉल्यूम इंक्रीज करने से बढ़ती है। ये दो आप लोगों को डिफरेंस जरूरी याद होने चाहिए। कंडक्टेंस वॉल्यूम बढ़ने से घटती है क्योंकि यूनिट एरिया में आयंस कम रह जाते हैं, और मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम बढ़ने से बढ़ती है क्योंकि उसको वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ आयंस से लेना देना है। तो नंबर ऑफ आयंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे हम डाइल्यूट करेंगे तो और ज्यादा आयंस टूट जाएंगे, ज्यादा आयंस होंगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में तो कंडक्टेंस और ज्यादा हो जाएगी। ये दो चीजें बहुत ध्यान रखने की हैं। इसके साथ एक और रिलेशनशिप मोलर कंडक्टेंस का हम ले आते हैं। अगर कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर लीटर में लेते हैं, कंसंट्रेशन को अगर हम मोल्स पर लीटर में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये आप जानते ही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको याद रखेंगे, इस पे से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो, अगर हमारे को इसको भी रिलेट करना है कहीं और से, तो हम कापा का रिलेशन रख सकते हैं। वहां पे हमने 3-4 रिलेशंस निकाले थे। अगर अब कापा गिवन नहीं है, हमारे को ए गिवन है, हमारे को रो गिवन है, एल गिवन है, तो उनसे भी हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज को। पहले कापा कैलकुलेट कर लो एल से और ए से और जी से। आप लोगों को गिवन है, मैंने बहुत सारे रिलेशन अभी बताए थे एक एक करके। तो कापा के रिलेशनशिप को हम वहां से लेके आ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों का उथल पुथल करना है। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, हो सकता है एक फॉर्मूला में हम दूसरे फॉर्मूला को यूज करें, तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करना था, बेसिक डिस्कशन कर चुकी हूँ। इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, रेजिस्टिविटी एसआई यूनिट्स, कंडक्टेंस एसआई यूनिट, कंडक्टिविटी एसआई यूनिट। उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंस पता किया। फिर हमने सेल कांस्टेंट के बारे में बात की। ये सारे रिलेशनशिप्स एक जगह रख करके मैं अभी लिख लेती हूँ यहाँ पे एक जगह, और उसके बाद आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ। ये मैंने वही रिलेशंस जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, टाइम सेव करने के लिए एक जगह लिख दिए हैं, और ये लोग आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट है ये करने के लिए, इन्हीं से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करके देखती हूँ अभी। जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, ऐसे ही इधर उधर से चीजों को घुमा घुमा के लेके आना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, एक कोई भी कंडक्टिविटी सेल है और उसमें क्या भरा हुआ है? 0.1 मोल पर लीटर KCl भरा हुआ है। अब KCl भरा है या NaCl भरा है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है क्या? ये 0.1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट है और उसका जो रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 100 ओम, यानी कि 0.1 मोल पर लीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। राइट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन है, धीरे धीरे जगह थोड़ी है, ऐसे करके देखते हैं। सेम सेल को चेंज नहीं किया, उसका रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसमें एक बात का ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, कंडक्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना। तो कई बार ऐसा होता है हमारे को कुछ कैलकुलेट करना है तो उसमें सेल कांस्टेंट हम दूसरी जगह से ला सकते हैं। तो ये क्या करें? रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.0, अभी देखो कंसंट्रेशन आ गई 0.02 मोल पर लीटर और इसका रेजिस्टेंस गिवन है हमारे को 520 ओम्स। ठीक है, कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है एंड मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। किसका भला? 0.02 मोल पर लीटर, इस वाले का हमें क्वेश्चन गिवन है। अब देखो, कापा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो या तो हमें रेजिस्टिविटी गिवन हो जो नहीं गिवन है, या फिर हमारे को रेजिस्टेंस तो गिवन है, फाइन, रेजिस्टेंस के साथ L/A गिवन हो, सेल कांस्टेंट या तो लेंथ गिवन हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो या सेल कांस्टेंट गिवन हो, कोई सी भी चीज हमें नहीं मिली हुई है यहाँ पे। चलो जी, या फिर हमारे को फिर से वही कंडक्टेंस के साथ L/A, या फिर हमें कंडक्टेंस के साथ सेल कांस्टेंट नहीं है, या फिर रेजिस्टेंस के साथ सेल, हमारे को सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है। तो हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं इस वाले में से? इसमें हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं। इसमें हमारे को रेजिस्टेंस भी गिवन है, यस, इसमें हमारे को कापा भी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है हमें कितनी, इस वाले की 0.01 की 1.29 साइमन पर मीटर। वेरी गुड, इससे हम कुछ निकाल सकते हैं। जिस चीज की जरूरत हमारे को इस सेल में है ये कैलकुलेट करने के लिए, वो चीजें हमें यहाँ गिवन है, क्योंकि सेम सेल है तो G स्टार दोनों का सेम होगा। तो G स्टार निकाल लेते हैं। इसमें G स्टार निकालने के लिए देखो हमारे को R भी गिवन है और कापा भी गिवन है। देखो G स्टार निकल जाएगा क्या?
जी स्टार निकल जाएगा आर और कापा से, बिल्कुल निकल जाएगा। ये देखो जी स्टार इज इक्वल टू कापा आर, और जी स्टार तो इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। जी स्टार आने के बाद तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। करते हैं चलो। तो ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, जी स्टार विल बी गिवन बाय कापा कितना है 1.29 साइमन पर मीटर इनटू रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। जी स्टार हो गया यहाँ पे 1.29 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 129 पर मीटर। अब जी स्टार आ गया हमारे पास, जी स्टार तो दोनों का कॉमन है। इसके बाद तो मेरे पास कापा कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास आर गिवन है और जी स्टार मैंने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है। एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ से पहले इरेज कर देती हूँ तो मैं ऊपर इसको सॉल्व कर सकूंगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सी चीज गिवन है और किससे आप क्या कैलकुलेट करोगे। नाउ इस वाले का कापा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कापा क्या होता है, कापा इज 1/r इंटू जी स्टार। इजी लग रहा है ना अभी? तो देखो क्या आ गया, कापा इज इक्वल टू 1/r कितना है इसका 520 ओम्स इंटू जी स्टार कितना है 129 पर मीटर। कापा कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगा। चलो जी कितना हो जाएगा इसका, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है सो दैट आप लोगों का टाइम मैं बचा सकूं। ये है 0.248 0.248 पर ओम पर मीटर। आप इसको पर ओम बोले चाहे साइमन, आप जानते हैं इसकी जो मैंने आप लोगों को बताई थी ऐसा यूनिट साइमन पर मीटर या फिर पर ओम पर मीटर, एक ही बात है। आप इसको पर ओम भी लिख सकते हैं या फिर इसको 0.248 साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कापा कैलकुलेट हो गया। मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करेंगे जरा, ये सब इरेज करती हूँ। मोलर कंडक्टिविटी के लिए अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, हाँ चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये चाहिए मुझे। नाउ लेमडा m इसका कैसे कैलकुलेट होगा, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। आ रखी है सारी चीजें मेरे पास, आ रखी है, बिल्कुल आ रखी है। कापा आ गया हमारे पास कितना, कापा इज 0.248 साइमन पर मीटर। इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको किस में करना है, पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। और डिवाइडेड बाय मोलरिटी कितनी है 0.02 मोल पर लीटर। और इसको यहां से मैं मिटा देती हूँ क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन हो गया है। मेरे पास अब सारी चीजें हैं। लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू दिस थिंग। अब तो आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको सॉल्व होने में कोई देर नहीं है। कैलकुलेशंस करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इजी था। देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ इस टॉपिक को। बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट आप लोगों को रीजनिंग लगानी है, कहाँ से कंडक्टेंस निकालनी है, कहाँ से रेजिस्टेंस निकालनी है, कहाँ आपको रेजिस्टिविटी चाहिए, कहाँ आपको कंडक्टिविटी चाहिए। इसके लिए आप लोगों को ये जो टेबल मैंने बनाई है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए। मेमोराइज कैसे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यस हमें यहाँ से इस चीज को ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ। आप लोग इस टॉपिक पे से रिलेटेड कम से कम 20-25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ज्यादा करेंगे तो और अच्छा होगा। इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों के पास लेके आऊंगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का तरीका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक कीप स्टडिंग, गुड बाय, टेक केयर।